गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्मार्ट स्टडी पर। आपके फ्रेंड ग्रुप में रिलेटिव्स में जो कोई भी डेयरी साइंस की तैयारी कर रहा है उसको ये क्लास शेयर ज़रूर कर दिया करिए ताकि वो भी पढ़ सके और आने वाले एग्जाम्स के लिए तैयारी कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज हीट स्टेबिलिटी कैन बी कंट्रोल्ड बाई, मतलब मिल्क की जो हीट स्टेबिलिटी है उसको कैसे कंट्रोल रखेंगे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मतलब प्री हीटिंग ऑफ होल मिल्क से एडिशन ऑफ केमिकल स्टेबलाइजर एंड मिनरल आयन एक्सचेंज। मिल्क की जो हीट स्टेबिलिटी होती है उसको मतलब कंट्रोल रखना या फिर उसको बनाए रखने के लिए क्या क्या करते हैं, प्री हीटिंग ऑफ होल मिल्क, मतलब जो मिल्क है उसकी प्री हीटिंग कर देने से भी हीट स्टेबिलिटी बढ़ती है, एंड एडिशन ऑफ केमिकल स्टेबलाइजर ऐड कर देने से भी हीट स्टेबिलिटी बढ़ती है, एंड मिनरल आयन एक्सचेंज, मतलब जो कैल्शियम रहता है उसका एक्सचेंज करा देते हैं सोडियम आयन से, तो ऐसे भी हीट स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन कॉज सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस। मतलब जो सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है वो किसकी वजह से होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मतलब अल्कोहलिज्म से भी होता है, इंटेस्टाइनल सर्जरी से भी होता है, एंड इंटेस्टाइनल डिजीज से भी होता है। ये सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस होता क्या है कि अपनी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लैक्टेज प्रोडक्शन को जो है लैक्टेज प्रोडक्शन बंद कर देती है, मतलब लैक्टेज का प्रोडक्शन नहीं होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो जो है जो लैक्टोज है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, ईजिली डाइजेस्ट नहीं कर पाती है स्मॉल इंटेस्टाइन, वो होता है सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस। एंड होता क्यों है, अल्कोहलिज्म, जैसे मतलब कुछ लोग लगातार अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, इससे उनको इलनेस आ जाती है उसकी वजह से, या फिर इंटेस्टाइनल सर्जरी हुई है उसकी वजह से, या फिर इंटेस्टाइनल कोई डिजीज़ रही है उसकी वजह से होता है सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस। और क्या होता है कि ये जो है लैक्टेज प्रोडक्शन को बंद कर देती है और इसलिए लैक्टोज को जो है ईजिली डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, तो वो होता है सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस। एंड इससे होता क्या है कि जब लैक्टेज प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति जिसको प्रॉब्लम है सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंट है, अगर वो उसके बाद भी अगर वो डेयरी प्रोडक्ट लेता है जिसमें लैक्टोज है तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं होगी, तो जैसे डायरिया है या वॉमिटिंग वगैरह होती है। ये कोई मतलब डिजीज़ तो नहीं है कह सकते हैं, इससे कोई परमानेंटली प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये अनकंफर्टेबल तो है ही ना, अगर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम, वॉमिटिंग होना, डायरिया हो जाता है, गैस बनती है, ये सब लक्षण होते हैं सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ प्रिफर्ड टेस्ट फॉर लैक्टोज इंटॉलरेंस। मतलब लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए जो प्रिफर किया जाता है टेस्ट वो कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लैक्टोज ब्लड परसेंटेज टेस्ट जो है वो ज़्यादा प्रिफर किया जाता है। लैक्टोज मेंटेनेंस टेस्ट भी होता तो लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए ही है, लेकिन जो प्रिफर किया जाता है वो लैक्टोज ब्लड परसेंटेज टेस्ट है, एंड हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट भी इसीलिए किया जाता है लैक्टोज इंटॉलरेंस को चेक करने के लिए। और लैक्टोज ब्लड परसेंटेज टेस्ट क्या होता है, मतलब इसमें जैसे जो व्यक्ति है जिसको प्रॉब्लम है लैक्टोज इंटॉलरेंस की, उसके ब्लड का सैंपल लिया जाता है। ब्लड का सैंपल लेते हैं, और कब लेते हैं, जैसे जब उसने कोई लैक्टोज कंटेनिंग डेयरी प्रोडक्ट खाया हो उससे पहले और बाद में। उसके बाद उसके ब्लड में ये देखते हैं कि मतलब जो ग्लूकोज है उसका लेवल खाने से पहले कितना था और खाने के बाद कितना है। अगर उसका ग्लूकोज का लेवल जो है वो खाने से पहले जितना था उससे अगर खाने के बाद बढ़ गया है तो इसका मतलब उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जो लैक्टोज है वो डाइजेस्ट हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। लेकिन अगर ग्लूकोज का लेवल नहीं बढ़ता है खाने के बाद भी, अगर उसने कोई डेयरी प्रोडक्ट लिया है जिसमें लैक्टोज था, उसके बाद भी अगर शुगर का लेवल नहीं बढ़ रहा है
तो उसको प्रॉब्लम है लैक्टोज इंटॉलरेंस की। ये होता है लैक्टोज ब्लड परसेंटेज टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डेयरी प्रोडक्ट इज विल टॉलरेट इवन बाय द लैक्टोज इंटॉलरेंट्स। मतलब इनमें से कौन से डेयरी प्रोडक्ट हैं जो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, वो मतलब खा सकता है, इसको टॉलरेट कर सकता है, मतलब डाइजेस्ट कर सकता है। तो इसमें योगर्ट को भी डाइजेस्ट कर सकता है, दही से बना होता है, लैक्टोज कम होता है, दही भी और एज्ड चीज़ भी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। मतलब जो लैक्टोज इंटॉलरेंट पर्सन होगा वो इन तीनों ही चीज़ों को टॉलरेट कर सकता है, मतलब डाइजेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैट एंड कोलेस्ट्रॉल आर कैरीड इन द ब्लड बाई एसोसिएशन विद। फैट एंड कोलेस्ट्रॉल जो है वो ब्लड में किसके साथ जाता है, किसके साथ एसोसिएशन करके जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लिपोप्रोटीन के साथ मतलब जाता है। फैट एंड कोलेस्ट्रॉल कहाँ जाता है, ब्लड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इज ऑफन कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल बिकॉज इट इज, मतलब जो हाई डेंसिटी की लिपोप्रोटीन होती है उसको गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं। तो उसको गुड कोलेस्ट्रॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है लीवर में, जहाँ से ये प्रोसेस्ड होके एक्सक्रीटेड हो जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को क्यों कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को लीवर में ट्रांसपोर्ट करती है, जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल प्रोसेस्ड होके एक्सक्रीटेड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉली अनसैचुरेटेड फैट हैव, मतलब जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट होते हैं उनके पास क्या होता है, मतलब प्राइमरीली CC बॉन्ड होता है या वो एक से ज़्यादा कार्बन बॉन्ड होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, लार्ज पोर्शन ऑफ C बॉन्ड होता है किसमें, पॉली अनसैचुरेटेड फैट में। नेक्स्ट, विच इज़ द नेम ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। इनमें से प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो है वो कौन सा है, मतलब जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है इसमें से रेनिन एंड पेप्सिन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। मतलब प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कौन से हैं, रेनिन एंड पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेस ऑफ रॉ मिल्क कॉज वेरी रैपिड लिपोलाइसिस। गलत हो गया, ये रैपिड नहीं रैपिड है, वेरी रैपिड लिपोलाइसिस। तो इसमें है मतलब रॉ मिल्क में अगर होमोजेनाइजेशन कर देंगे, होमोजेनाइजेशन कर देंगे अगर रॉ मिल्क का, तो बहुत जल्दी से लाइपोलाइसिस जो है वो हो जाती है। और लाइपोलाइसिस से क्या होता है कि लाइपोलाइसिस जो है ना, ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स, उससे क्या होता है कि जैसे जो मिल्क रहता है उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, रैंसिड सा फ्लेवर आ जाता है लाइपोलाइसिस से। तो इसमें से कौन सी प्रोसेस है जो जल्दी से लाइपोलाइसिस कॉज करती है, तो अगर रॉ मिल्क का होमोजेनाइजेशन कर दिया जाए। इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि होमोजेनाइजेशन जो है वो मिल्क का प्री हीटिंग के बाद ही करें। प्री हीटिंग का मतलब 38 to 40 डिग्री सेल्सियस तक हीट करने के बाद ही होमोजेनाइजेशन करें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपोलाइसिस इम्पार्ट, मतलब लिपोलाइसिस जो है वो क्या कॉज करता है। तो करेक्ट आंसर इज लाइपोलाइसिस जो है वो मिल्क में, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सॉपी-रेंसिड टेस्ट। मतलब वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है, तो उसका जो टेस्ट है मिल्क का वो चेंज हो जाता है। और कैसा हो जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, ये सोपी है, सॉपी-रेंसिड टेस्ट, मतलब साबुन जैसा टेस्ट हो जाता है लिपोलाइसिस से। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, बाय बाय, टेक केयर।